हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंजीनियर्स की कक्षा में। आई होप आपकी स्टडी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब आज के सेशन में हम लोग गेट के कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अच्छे से उनको सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हम अपना कितना टाइम सेव कर पाते हैं और खूब सारे कॉन्सेप्ट को भी रिवाइज करेंगे। तो अब हम अपने आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट डाउन कराऊंगा, आप क्वेश्चन नोट करिएगा, अच्छे से समझिएगा, खुद से एक बार सॉल्व करिएगा, देन उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। और सॉल्यूशन भी आप इस तरह चेक करना कि देख लेना कि देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 2 मिनट से ज़्यादा लग रहा है और मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसमें आपको लगा कि भैया ये तरीका तो आपसे ज़्यादा आसान है, 2 मिनट से कम टाइम में हो रहा, तो आप वही तरीका आप अच्छे से सीखोगे। क्योंकि वहाँ पे हमको एग्जाम में अपने क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, बट लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने हैं, जिससे हम थोड़ा अपना टाइम, जो इजी क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम सेव कर पाएँ और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसमें अपना टाइम, जो बचा हुआ टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पाएँ। तो इस तरह के जो मैं सेशन करा रहा हूँ, मेरा मोटिव यही है कि आप खूब सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, नए नए क्वेश्चन देखो, कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखो और कुछ ये भी देखो कि गेट किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो आज के सेशन में हम कुछ गेट के पीवाईक्यू देखेंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो गेट के एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन है वो हमारा डिजिटल से है। तो इस क्वेश्चन को कराने का मेरा मोटिव ये है कि जिसे अब डिजिटल में के मैप के जो क्वेश्चन आते हैं तो कई सारे स्टूडेंट को होता है कि भैया ये सवाल तो सिर्फ के मैप से ही होंगे। बट देखो के मैप का अब तरीका तो इजी है और उससे आंसर भी हमारा सही आता है। बट देखो कई बार होता है कि हमको के मैप क्वेश्चन इजी होता है और हमको के मैप की नीड ही नहीं है, ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर अगर हमारा टाइम उसमें सेव हो रहा है तो आप वही तरीका लिया करो कि हमको अगर के मैप के अगर डायरेक्ट ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्यों के मैप बनाने में अपना टाइम वेस्ट करें। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, जो बोल रहा है, हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि एक फंक्शन हमको दिया है, एक लॉजिकल फंक्शन। अब लॉजिकल फंक्शन एफ हमको दिया है ए बी एंड सी और हमको फंक्शन दिया है ए प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है। अब बोल रहा है कैन बी रिटर्न एज। तो पहला ऑप्शन है हमारा कि ए प्लस बी, दूसरा ए प्लस सी और देन हमारा ऑप्शन बी है ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब ऑप्शन सी है ए प्लस बी देन ए कॉम्प्लीमेंट प्लस सी। ऑप्शन डी है हमारा नन ऑफ दीज। ठीक है। तो एक जो हमको लॉजिकल फंक्शन दिया है इसको आप मिनिमाइज करिए और देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। पहले आप ट्राई करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो भैया ये वाला क्वेश्चन है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम पहले इसकी मिन टर्म निकालें और उसके बाद हम इसको सॉल्व करें, और उसके बाद सबसे पहले मिन टर्म निकालें, फिर के मैप बनाए, देन हमको मिनिमाइज एक्सप्रेशन मिलेगी। और ये मिनिमाइज एक्सप्रेशन हमारे किस फॉर्म में, अभी जो ऑप्शन हमको दिए गए हैं जिससे हमको ये पता चल रहा है कि भैया ये हमारे पीओएस फॉर्म में दिए गए हैं, प्रोडक्ट ऑप्शन, और ये इक्वेशन हमारी एसओपी फॉर्म में दिया है। तो अब हमको थोड़ा सा तरीका सॉल्व तो हमको वैसे भी हो जाएगा, बट अब वो तरीका थोड़ा सा लेंदी। अब देखो डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं कि देखो अब डायरेक्ट देखो विद इन सेकंड हम लोग देखो कैसे आंसर सॉल्व निकालते हैं इसका। अब देखो अब यहाँ से हम पहले बात कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या। अब देखो यहाँ से अगर हम दोनों से सी लें तो बी प्लस सी बनेगा, तो कोई मतलब का नहीं अपने। अब यहाँ से देखो अगर हम इससे कुछ कॉमन लें तो यहाँ से अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आया 1 प्लस सी और देन यहाँ पे आया क्या, बी सी। ठीक है, ये हमारा पहला। अब हमको ये पता है कि 1 प्लस सी इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, 1। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे a इंटू 1 प्लस बी सी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a प्लस बी सी। अब यहाँ पे हमारी थ्योरम लग जाती है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाली डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम लग जाती है कि अगर एक के साथ है तो हम दोनों को कोष्टक में लिख सकते हैं कि एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी
और ये a प्लस सी, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। आई होप आप लोगों को पता होगा। अब देखो ऑप्शन चेक कर लो। अब यही हमारा, देखो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो अब देखो विद इन ए सेकेंड हमारा हमको आंसर मिल गया। अगर इसको अच्छे से सॉल्व करें, अगर हम बिना, अगर मैं बता रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है, अगर मैं ऐसे ही सॉल्व करता तो विद इन 10 सेकंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। हमको पहले ही दिख रहा है कॉमन क्या आएगा, 1 प्लस सी की वैल्यू हमको पता होती है इसकी, जिसके साथ भी 1 होता है, अगर प्लस में है तो वैल्यू 1 आती है। और उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आई होप आप में से मोस्टली स्टूडेंट इस क्वेश्चन को राइट करेक्ट सॉल्व किए होंगे, और जो के मैप के थ्रू सॉल्व किए हो तो कोशिश करो कि ये अप्रोच भी आप अप्लाई करो क्वेश्चन में, जिससे कई बार क्वेश्चन होता है कि के मैप के थ्रू होता तो जाता है लेकिन बहुत लेंदी मेथड है वो। ठीक है, अगर डायरेक्ट हम सॉल्व कर पा रहे हैं तो हम इसी के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। ये भी हमारा डिजिटल का क्वेश्चन है, इसमें हमको के मैप बना के दिया हुआ है, इसमें हमको के मैप बनाया है। तो के मैप क्या बनाया है, ये हमको एक के मैप बनाया हुआ है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 1, ये है डोंट केयर, ये है डोंट केयर और यहाँ पे है 1 सिंपली। ठीक है, अब उसके बाद हम ये देखते हैं, बोला है द मिनिमाइज बताओ इसकी एक्सप्रेशन क्या है कि मिनिमाइज सॉल्यूशन ऑफ दिस के मैप। अब इसको कैसे सॉल्व, इसमें ऑप्शन भी ले लो। ऑप्शन है पहला a कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट, सी पे कॉम्प्लीमेंट नहीं है, प्लस ए सी। बी ऑप्शन है a कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट सी। ऑप्शन सी a कॉम्प्लीमेंट b कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट सी प्लस b सी कॉम्प्लीमेंट। ऑप्शन डी है हमारा हमारा ना। तो एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। 2 मार्क्स में गेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो अब इसको सॉल्व करने का, देखो हमको सबसे पहले ग्राफ बनाना है, जो सबसे बड़ा ग्राफ हम बना सकते हैं वो हम पहले ग्राफ बनाएंगे। तो अब इसमें देखो ग्राफ का ग्रुप बनाएंगे। तो अब यहाँ पे देखो एक ग्रुप तो या तो हम इन दोनों को कवर कर लें, एक या तो इसको कवर कर लें या इसको कर सकते हैं, और या तो इन दोनों को कर सकते हैं। बट देखो पहले एक बार थोड़ा सा, अब हमसे बोला है मिनिमाइज सोल्यूशन, तो देखो एक थोड़ा सा 2 सेकंड बस ऑप्शन देख लिया करो। ऑप्शन तो पहले हमको दिए हैं सोपी फॉर्म में, तो सोपी हमको लाना है। अब उसके बाद देखो इसमें सबसे ज़्यादा मिनिमाइज एक्सप्रेशन कौन सी है। देखो अब ये तीनों, तो इसमें 3 है, 6 बन रहे हैं। अब इसमें देखो कि 2 का भी बन रहा है, तो पहले एक बार ये देखो कि ये वैलिड है क्या, तो 2 का हम बना सकते हैं क्या इससे। तो मिनिमाइज, क्योंकि मिनिमाइज का मतलब सबसे मिनिमम, तो 2 का देखो हम कैसे बना सकते हैं। कि देखो अब इसमें हम कई बार मैं क्वेश्चन सॉल्व करते स्टूडेंट, तो इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट ने, मैंने जो लेक्चर्स में भी कराए हैं, तो इसमें यही ऑप्शन फर्स्ट को टिक करते हैं और वो गलत होता है। ठीक है, तो अब देखो, अब इसमें देखो मिनिमम एक्सप्रेशन हम कैसे बना सकते हैं। देखो एक तो एक हम यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि हमको ये पता है कि हमको डोंट केयर को कवर नहीं करना है, हमको अपने वंश को कवर करना है। डोंट केयर तो हमारी हेल्प करते हैं कि हम बड़ा से बड़ा ग्रुप, पॉसिबल ग्रुप बना पाए। ठीक है, तो अब 1 पहले इन दोनों को कवर किया, पहले हम लिख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर रखा बी सी, तो बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी, बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे ए। इसको आप अपने अकॉर्डिंग रख लो, जब रिजल्ट आएगा तो आंसर से मैच कर लेना। अब देखो यहाँ से हम पहले इन दोनों को निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ दोनों से कॉमन, अब ऊपर देखो कॉमन क्या रहा, सी कॉम्प्लीमेंट आ रहा। अब ये दोनों कवर, अब ये दोनों 1 बचे, तो इन दोनों का ग्रुप बनाओ। अब यहाँ देखो डोंट केयर, सिर्फ हमको यहाँ इस क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए डोंट केयर दिए गए थे, क्योंकि हमको डोंट केयर की तो नीड ही नहीं पड़ी, हम सारे वंश को ऐसे ही कवर कर लिए। तो अब यहाँ से क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट सी, जो कि है हमारा ऑप्शन बी।
तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं ना तो हड़बड़ाहट में क्वेश्चन सॉल्व एकदम से मत किया करो, पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड किया करो। देखो एक बात मेरी अच्छे से सुन लो, क्वेश्चन को आप जितनी अच्छे से रीड करोगे क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने में आपको उतना ही कम टाइम लगेगा। आप अगर क्वेश्चन जल्दी से गलत तरीके से रीड करोगे, हड़बड़ाहट में करोगे, तो आपको फिर ये नहीं पता होगा कि हमको सोल्यूशन क्या निकालना है, और मिस्टेक भी होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अब इसमें पहले क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन आता है तो पहले आप देखो, क्योंकि के-मैप के क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे भी स्टूडेंट की एकदम आंखें चमक जाती है कि एकदम इजी क्वेश्चन आ गया, अब ये तो कर ही लेंगे। बट उसमें फंसाने के लिए देखो डोंट केयर दिया, अब दिमाग तो ये जाता है कि डोंट केयर दिया तो डोंट केयर का यूज तो होगा ही होगा क्वेश्चन में, तभी डोंट केयर दिया गया। बट देखो इस क्वेश्चन में क्या डोंट केयर दिया था? नहीं दिया था। तो गेट ऐसे ही आपको फंसाने के लिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे फ्रेम करता है कि आप फंस जाओ। ठीक है, तो पहले देखो एक बार क्वेश्चन अच्छे से रीड करो, एक बार ऑप्शन भी देखो कि बोला क्या गया है, हमको क्या जो मिनिमम एक्सप्रेशन बोलना था, यहाँ पे एक मिनिमम एक्सप्रेशन हमको दी गई है, तो ये भी तो मिनिमम एक्सप्रेशन हो सकती है ना। तो एक बार इसको देखा, अगर ये वैलिड ना होती तो हम आगे बड़ी मिनिमम एक्सप्रेशन पे जाते। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कंपाइलर से। तो अगला क्वेश्चन है कंपाइलर। अब इसमें बोला है एक ट्रांसलेशन हमको करना है, कंसीडर ए ट्रांसलेशन। अब इसमें हमको दिया गया है s टेंस टू s1 प्लस s2। अब यहाँ दिया गया s12 बराबर s1 डॉट वैल्यू समझिएगा। ठीक है, अब अगला हमको दिया गया है क्या, s1 मल्टीप्लाई s2। ठीक है, s वैल बराबर s1 वैल मल्टीप्लाई s2 वैल। अब हमारी लास्ट क्या दी गई, s से id, s टेंड टू id बराबर id। ठीक है, अब हमको ट्रांसलेशन क्या करना है, व्हाट विल बी आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट फॉर, क्या आउटपुट निकालना, 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, ये हमको बताना है। अब ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 18, सेकेंड ऑप्शन है हमारा 37, थर्ड ऑप्शन है हमारा 65 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा एम्बिग्यूटी। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। देखो सिंपल क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन कराया भी इस तरह क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें वैल्यू पूछा है इसकी। अब देखो पहले यार देखो इसमें, फिर देखो ऑप्शन चेक कर लो। अब इसमें ये 3 तो इंटीजर्स दिए बट एक एम्बिग्यूटी दे दी गई है। अब देखो क्या ये, अब यहाँ से हमको देखो यार थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे, दिमाग लगाओगे, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी ऑलरेडी है। कैसे है देखो, अब एम्बिग्यूटी का मतलब क्या होता है कि एक हमारा जो आउटपुट है उसको जनरेट करने के लिए हम मल्टीपल ट्री बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा देखो अब ये हमारा आउटपुट है 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 7। अब इसको देखो, इसको बनाने के लिए हम एक से ज्यादा अगर हमारी ट्री बन रही है तो हमारी एम्बिग्यूटी आएगी। देखो अब अगर हम इसको कवर करें तो पहले मल्टीप्लाई लाना, तो पहले अगर हम इसके थ्रू जाएं, सबसे पहले तो s मिला हमको, तो s से हम जा रहे हैं s1 प्लस s2। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ से हमको मिल रहा ऐड करने वाला पार्ट, ये वाला। ठीक है, अब देखो s1 से ये हमको कंफ्यूज कर, s1 ये है तो s है सिंपल। ठीक है, अब s1 से हम यहाँ से देखो पहले मल्टीप्लाई वाला ला सकते हैं, s1 मल्टीप्लाई s2। ठीक है, अब रिजल्ट हमारी क्या है, और s को हम वैल्यू से भी कर सकते हैं, id, यहाँ आई id, यहाँ आई id, और इसको भी हम id से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको हमने दे दिया 5, इसको दे दिया 6, इसको दे दिया 7, तो हमारा रिजल्ट क्या है, 5 मल्टीप्लाई 7 और 5 मल्टीप्लाई 6 एंड प्लस 7। देखो यही रिजल्ट आया, यहाँ पे सॉरी प्लस है। ठीक है, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ।
हाँ तो यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये अब ये ट्री तो ये पॉसिबल है, इसका कुछ आउटपुट आ जाएगा। जैसे देखो अब इसका आउटपुट अगर हम निकालें तो यहाँ से हमको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे आएगा 5 6 या 30 और +7 तो आया 37। तो एक ऑप्शन तो हमारा ये करेक्ट है, बट देखो करेक्ट नहीं है। अब देखो एक ट्री ये बन गया, अब एक ट्री हम देखो और इसी का सेम ट्री बना सकते हैं इसी आउटपुट का। अब यहाँ से हम पहले इसको भी तो ले सकते हैं ना कि S से हम गए S1 × S2, ठीक है। और देन हम यहाँ से हम पहले वाले को ले लें क्योंकि सेम ही है, यहाँ से ये आ गया। अब इसको सबको ID से रिप्रेजेंट कर लो, यहाँ भी ID से, तो फिर भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमने दे दिया 5 6 और यहाँ पे 7, तो सिंपल रिजल्ट वही आया ना, 5 × 6 + 7। अब यहाँ से देखो इसका आउटपुट चेंज हो जाएगा क्योंकि पहले ऐड है, तो 6 और 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, क्योंकि पहले ऐड कर रहे हैं हम लोग ये वाला पार्ट। यहाँ पे देखो यहाँ से है अब बॉटम टू अप, तो अब देखो यहाँ पे ऐड है तो 5 6 13 हो गया और 13 का 5 × 65। तो देखो अब इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। तो इसका रीजन क्या है कि ये ट्री जो हमको ग्रामर दी गई है ये एक एम्बिग्यूअस ग्रामर, इसमें एक आउटपुट का मल्टीपल ट्री से हम उस आउटपुट को कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह से कोई आता है तो इसका मतलब वहां पे क्या हो रही है, एम्बिग्यूटी हो रही है, और अगर एम्बिग्यूटी हो रही है तो ऑप्शन हमारा 4th करेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, और शायद प्रोबेबिलिटी है कि इस तरह का क्वेश्चन गेट में पूछा भी जाए क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये, इसरो के एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। तो आई होप आप समझ लो। तो एकदम से आउटपुट निकालने के पीछे मत भागने लगना क्योंकि ऑप्शन फंसाने के लिए दिया। अगर इसमें एम्बिग्यूटी की जगह कोई और ऑप्शन होता और उसके बाद MSQ क्वेश्चन होता तो इसके दो आंसर होते 65 और 37, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अगला क्वेश्चन, तो अब अगले क्वेश्चन में देखो ये हमको एक ग्रामर इसमें दिया गया है ग्रामर। अब ग्रामर क्या है, E टेंड्स टू T, E से हमको दिया गया E + T डैश T, यहाँ T से हमको दिया गया T × F, F अगला है हमारा F से E और ID, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या गया है, इफ I0 इज द सेट, ठीक है, सेट ऑफ वन आइटम E टेंड्स टू .E। अब इसमें बोला है I0 इज द सेट ऑफ वन आइटम, ये अब बोला है देन नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पे मुझे एक चीज समझानी इसलिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ, आइटम इन क्लोजर E'.E में आर। अब क्वेश्चन एक बार समझो, एक हमको सिंपल ग्रामर दी गई, इसमें बोला I0 इज द सेट ऑफ वन आइटम, स्टार्टिंग हम यहीं से करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको पता भी है यहाँ से हम करेंगे। अब बोला है देन नंबर ऑफ आइटम I0 में क्लोजर बताना है कि E टेंड्स टू .E पे हमारे क्लोजर कितने आए। सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देख के ही आना चाहिए था। अगर थोड़ा भी टाइम लग रहा है तो आपकी पढ़ाई अभी थोड़ी सी कॉन्सेप्ट आपके वीक है। एक बार आप सॉल्व करो, देन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब क्लोजर का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग पार्ट में हमारे क्लोजर मतलब एक हम इसमें पढ़ते हैं कंपाइलर में। आई होप आप बेसिक थोड़ा सा आपका स्ट्रॉन्ग होगा कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं, E'2। अब इसमें E' है इस वजह से, तो .E, डॉट का मतलब होता है क्लोजर, ठीक है, इसका क्लोजर पार्ट। तो अब हमसे बोला है I0, तो सबसे पहले I0 मतलब स्टार्टिंग स्टेट, तो I0 हमारी क्या बनेगी I0। तो अब E'.E ये आया और उसके बाद डॉट लगा है तो बाकी एलिमेंट आएंगे। ई का डॉट का मतलब क्या होता है, उस जिसके आगे डॉट लगा है फिर उसके बाकी सारे आते हैं, ठीक है। तो अब .E, तो ये वाला भी आएगा, तो .E + T, फिर देन .T, क्योंकि ये डैश वाला भी डिवाइड करके जो T बना है इसी का पार्ट है। अब T पे भी देखो डॉट लगा तो T के भी सारे पार्ट आएंगे, .T × F, फिर T से .F, तो अब F पे लग गया तो F का भी सारा पार्ट आएगा, F टेंड्स टू E एंड F टेंड्स टू ID। तो अब देखो I0 में कितने आए हैं,
यही हमसे पूछा है। बोला है कि I0 द सेट ऑफ वन आइटम, द नंबर ऑफ आइटम कितने आए, तो 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स आए, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये गेट में ऑलरेडी पूछे गया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें पूछा सिंपल क्लोजर पूछा था, इसलिए हमने I0 वाले पार्ट का बोला था, तो हमने I0 वाले पार्ट का निकाल लिया। बस इतना ध्यान देना है कि जो डिवाइड पे है टी, इसको भी हमको कंसीडर करते हुए चलना है। जिसके भी आगे डॉट लगता जाएगा हम उसके सारे एलिमेंट लिखते चले जाएंगे, ठीक है। अब अगर I1 पूछता है या कुछ पूछता है तो हम आगे निकालते, बट हमसे अभी पूछा था कितने आइटम आ रहे हैं, तो हम अब इसमें देखो, इसको जिन स्टूडेंट के थोड़े से कॉन्सेप्ट अच्छे हैं उनको यहाँ पे देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि इसमें पहले ही बोला कि ई डैश डॉट ई है, तो यहाँ से सिंपल हम काउंट कर सकते थे कि 1 2 3 4 5 6 7 करने की जरूरत ही नहीं थी कुछ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक इसी तरह का क्वेश्चन में और आप लोगों को करा रहा, इसको आप सॉल्व करो। सिंपल हमको ग्रामर दी गई है, तो इसमें एस डैश, यहाँ पे एस डैश डॉट एस, अब एस ए एल डॉट बी, और एल से दिया गया है यहाँ पे एल बी और डॉट डिवाइड एस। अब इसमें भी बोला है कि I0 क्लोजर है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। तो इसमें बोला है कि एस डैश डॉट एस द नंबर ऑफ आइटम, the number of items in the set go to I0, A। अब यहाँ पे उसमें पूछा है क्लोजर, इसमें बोला है गो टू और I0 स्टेट से A पे जाने पे हमको कितने एलिमेंट मिलना है। इसको आप सॉल्व करो, देन मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। यहाँ आपको ये समझना है गो टू का मतलब क्या होता है। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। अब इसमें बोला है पहले I0 क्लोजर पार्ट है एस डैश टू डैश एस का, तो पहले हम इसको कर लेते हैं। तो अगर हम I0 स्टेट बनाएं तो क्या क्या आएगा उसमें, एस डैश टू डैश एस पॉइंट, अगर डॉट किया एस वाले सारे एलिमेंट आएंगे, डॉट ए एल डॉट बी, एस वाले आ गए। अब देखो यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हमको सिर्फ इतना ही पार्ट मिला I0 पे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपके डाउट होगा भैया एल नहीं लिया, तो एल कोई भी एलिमेंट हमारा ऐसा नहीं है जिसके एल के आगे डॉट हो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब हमसे बोला है गो टू करो, यहाँ पे बोला है कि I0 से ए पे गो टू करो। अब यहाँ से अगर हम ए पे जाएंगे कि ए पे अगर हम ए लिए, ठीक है, I0 से I0 स्टेट से हम ए लिए, तो अब क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले आ गया एस, ये डॉट आगे शिफ्ट हो जाएगा, ए डॉट एल आ गया। अब एल पे पॉइंट कर रहा है तो एल के सारे एलिमेंट आएंगे। तो अब एल पे क्या क्या आ रहा, देखो एल पे आ रहा डॉट एल बी, और एक एल पे यहाँ पे अगला भी है, तो एल से क्या आया डॉट एस। अब देखो यहाँ फिर से एस पे डॉट लग गया, तो अब एस के सारे एलिमेंट आएंगे। एस पे क्या क्या आ रहा था, और ये स्टार्टिंग स्टेट को हम काउंट नहीं करते। तो उसके बाद क्योंकि वो यहाँ से हमने एस पे अगर हम जाए तो यहाँ पे आ गया था, ये फाइनल हो गई थी स्टेट, ठीक है। तो अब हमसे तो सिंपली ए पे पूछा था, तो अब डॉट एस वाले, क्योंकि एस वाले सिंपल, देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एस डैश भैया क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो हमको सिंपली एस वाले स्टेट के लिए बोला है, ना कि एस डैश वाले स्टेट के लिए, ठीक है। तो हम सिंपली एस वाले को ही लेंगे। तो अब एस से हमारा क्या रहा डॉट ए एल, अब अगली स्टेट डॉट बी, ठीक है, आगे कुछ नहीं है। तो ये हमारा I0 ए हो गया कि अगर I0 से ए पे हम गो टू कर रहे हैं, गो टू मतलब हम I0 वाले स्टेट से, स्टार्टिंग स्टेट से ए के हिसाब से हम गो टू कर रहे हैं, एक स्टेट पे आगे बढ़ रहे हैं, डॉट को हम आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो हमको कौन कौन से आइटम्स मिल रहे हैं।
तो अगर ए पे हम डॉट आगे बढ़ा रहे हैं तो हमने पॉइंट को आगे शिफ्ट किया तो हमको मिला एल। अब हमने एल के सारे पार्ट लिखे और एल के एल ई वाले में हमको एस भी मिल गया तो हमने एस के भी सारे पार्ट लिखे। तो अब हमारे कितने आइटम्स हो गए 1 2 3 4 5। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है 5। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन एडीटी टाइप में कई बार गेट में पूछे गए हैं और इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। सिंपल क्वेश्चन है, बस हमको थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज करते रहना है कि हमको गो टू पे क्या करना है, क्लोजर पे क्या करना है। तो कंफ्यूज नहीं होना, जब गो टू बोले तो आगे वाले पार्ट में हमको डॉट को शिफ्ट करना है जिस भी स्टेट के लिए बोल रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो अब हमारा क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से। तो अब हमारा क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से है, तो इसमें बोला है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस विच रिजल्ट इन सेम। तो कौन से रिजल्ट का सेम आ रहा, सेम रिजल्ट हमको बताना है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ। और इसमें कंडीशन क्या है, हमको चेक करते जाना है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। हमको ये ऑप्शन दिए गए हैं, बस क्वेश्चन लिखने की वजह से थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसमें हमको ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको सब ऑप्शन को चेक करना और देखना कौन कौन से ऑप्शन हमारे सेम आ रहे हैं। जो ऑप्शन हमारे सेम आ रहा है वो हमारे करेक्ट आंसर। और कंडीशन क्या है, मैक्स हीप की। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है 1 25 12 16 13 10 8 14। ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा 12 13 16 25 10 8 एंड 14। ऑप्शन सी है हमारा 14 12 16 13 10 8 एंड 25। ऑप्शन डी है हमारा 8 16 12 13 10 25 एंड 14। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एक बार आप इसकी मैक्स हीप बनाओ और उसके बाद चेक करना कौन कौन से हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन कौन से सेम आ रहे हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों में से मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इसमें मैक्स हीप बनाते हैं, सिंपल चेक करते जाना। सबसे पहले हमारा क्या है, ऑप्शन फर्स्ट को चेक करते हैं। 25 यहाँ से मिला हमको 12, तो इसमें क्या है यही करते हैं ना, पहले रूट फिर लेफ्ट फिर राइट, इसमें शिफ्ट करते जाते हैं। 12 यहाँ से आया 16। तो अभी देखो मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, रूट नोड हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है। 12 के बाद 16 के बाद आया हमारा 13। ठीक है, 13 के बाद आया 10, ये भी अभी भी हमारी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे ब्रेक हो गई क्योंकि हमको यहाँ पे शिफ्ट करना था 12 को 13 की जगह पे। तो अब आगे चलते हैं, इसको पहले रख लेते हैं पूरा। यहाँ पे आया 8 और यहाँ पे आया 14। ठीक है, तो अब देखो इसको चेंज करते हैं क्योंकि हमको मैक्स हीप बनाना, तो यहाँ पे आएगा, हमने स्वैप किया, यहाँ पे आया 13 और यहाँ पे आया 12। तो अब यहाँ पे ये हो गया पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन चेक करो, बी, तो आया 12 13 16। तो यहाँ पे हमारा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पे फिर हम 16 को स्वैप करेंगे, 16 को स्वैप किया और यहाँ पे 12 आ गया 12। ठीक है, अब 25 देन फिर स्वैप करना। पहले हम ट्री को अपने बना लेते हैं 10 8 एंड 14। ठीक है, तो ये अब 25 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, तो 25 आया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या था 16 था, तो 16 आया यहाँ पे और 13 आया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गए ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी बनाओ, फिर देखते हैं कि सेम कौन कौन से आ रहा है। 14 पहले बनाते जाएंगे, 12 16 13 10 8 25। अब देखो यहाँ पे पहले तो हमको स्वैप इसको करना है, तो यहाँ पे हमने स्वैप किया, 14 आएगा, यहाँ पे आया 25। सिंपल, हमारा ये मैक्स हीप कंप्लीट। अब यहाँ पे भी हम स्वैप करेंगे, तो यहाँ आया 13, यहाँ आया क्या आया, यहाँ पे 12 आया। अब ऑप्शन डी बनाते हैं, तो आया 8 16 12, सिंपल 13 10 25 एंड 14। तो इधर वाले पार्ट पे तो मैक्स हीप ऑलरेडी है,
बस हमको यहाँ पे चेंज करना है 25 से। अब 25 को चेंज किया 8 से, तो यहाँ पे आया 25, यहाँ पे आया 8, और उसके बाद हमने 12 को 14 से चेंज कर दिया, तो यहाँ पे आया 14, यहाँ पे आया 12। अब देखो कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट बैठ रहे हैं। देखो तो हमको यहाँ से ये पता, देखो ये ऑप्शन दोनों किसी से मैच, मगर देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन हमारे एकदम सेम टू सेम है, तो इसका मतलब हमारा ए और सी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एमएसक्यू क्वेश्चन तो बोला ही था कि जिसमें सेम मैक्सिम बन रही है वही हमारे करेक्ट आंसर है। तो ए और सी हमारी देखो अगर मैक्सिमाइज करने के बाद हमारी सेम ट्री बन रही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और सी है। तो जिनका ए और सी आया है उनको कॉन्ग्रेचुलेसन, बाकियों तो आप लोग सीखो ऐसे ही, जो मिस्टेक अभी हो रही है इनको आपको करेक्ट करते हुए चलना है आगे। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। इसमें भी हमको एक मैथ सीप दिया गया है, इसमें बना के हमको एक बोला है मैथ सीप है, लो अब आपको बनाना भी नहीं है, ठीक है। अब मैथ सीप ये है 16, 14, 10, ये है 9, ये है 3, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है 8, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 4, और यहाँ पे है 1। अब हमसे ये बोला है कि द नंबर ऑफ इंटरचेंज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट टू मिन हीप। अब देखो ये हमको एक मैक्स हीप बना के दिया है। अब इसमें बोला है कि इसी ट्री को अगर हम कन्वर्ट करें मिन हीप पे तो हमको कितने इंटरचेंज की रिक्वायर्ड होगी। आप एक बार इसको सॉल्व करो, देन इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन एनईटी टाइप है तो इसके ऑप्शन नहीं है। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो मिन हीप की कंडीशन क्या होती है कि मिन मतलब जैसे अभी देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसमें मैक्स ही पूछ रहा था कि मतलब रूट एलिमेंट पे हमको पता है चाइल्ड से अगर रूट एलिमेंट है तो रूट एलिमेंट पे ग्रेटर एलिमेंट होना चाहिए और चाइल्ड में लेस। अब मिन हीप पे उल्टा होता है कि रूट पे एलिमेंट पे मिनिमम होना चाहिए और चाइल्ड पे मैक्सिमम। तो अब हमको मैक्स हीप को चेंज करना है मिनिमम में, तो हमको यहाँ से ये पता चला कि देखो सबसे पहले अगर हम 1 को चेंज पहले यहाँ से चेंज कर देंगे रूट एलिमेंट पे, तो अगर हम 1 को स्वाइप करें तो पहले हम 1 को कहाँ से चेंज करेंगे, यहाँ से हम इस पे जाएंगे तो इंटरचेंज हमारे कितने रिक्वायर्ड है लिखते जाएंगे। 1 को हमने स्वाइप किया 7 पे, तो यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 7, तो एक इंटरचेंज हमारा हो। आगे चलेंगे अब 14, अब देखो अभी भी इस वाले पे तो सही है बट यहाँ पे हमारा एक कंडीशन गड़बड़ा रही, तो अब हम 14 को स्वाइप किए 1 से और यहाँ पे आया 14, तो एक इंटरचेंज की रिक्वायर्ड और बढ़ी। अब देखो अब 16 भी देखो मिनिमम नहीं है, तो अब यहाँ पे आया 1, यहाँ पे आया 16, तो एक इंटरचेंज की रिक्वायर्ड हो गई। अब देखो यहाँ पे तो अब ये वाला एकदम सेटिस्फाई है, मिनिमम एलिमेंट रूट एलिमेंट है तो मिनिमम की प्रॉपर्टी सही है। अब यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे मिनिमम है, मिनिमम एलिमेंट नहीं। अब 10 को हम स्वाइप कर दिए 3 से, तो यहाँ पे आया 3, यहाँ पे आया 10, तो एक हमारा और इंटरचेंज की जरूरत पड़ी। तो अब देखो इधर वाला पार्ट भी हमारा करेक्ट हो गया, मिनिमम मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा। अब आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो 7 को हमने स्वाइप किया 14 से, यहाँ पे आया 14, तो एक इंटरचेंज यहाँ पे रिक्वायर्ड हुआ। तो अब यहाँ की भी हमारा करेक्ट होगा, रूट एलिमेंट हमारा लेस है चाइल्ड एलिमेंट से। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे भी हमको एक एलिमेंट स्वाइप करना पड़ेगा, हमने स्वाइप किया 2 और यहाँ पे आया 8, तो अब हमारा मिनिमम एलिमेंट रूट एलिमेंट पे है, तो एक इंटरचेंज की नीड और पड़ी। अब यहाँ पे भी देखो अभी हमारा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हमारा मैक्सिमम एलिमेंट रूट पे है, तो यहाँ से हमने 16 को स्वाइप किया, मिनिमम से ही स्वाइप करना, यहाँ पे आया 2, तो एक इंटरचेंज की नीड और पड़ी। अब चेक करो मिनिमम हीप है कि नहीं, तो यहाँ पे देखो अब यहाँ पे 16 आ गया, तो अब यहाँ पे भी देखो अभी गड़बड़ है क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट है, तो यहाँ से हमने 4 और 16 को स्वाइप किया, 4 आया यहाँ पे 16 आया यहाँ पे, एक इंटरचेंज की नीड और पड़ी। अब देखो
अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भैया ये भी मिनिमम मिन की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी मिन की कर रहा है, यहाँ पे भी मिन है और यहाँ पे भी मिन है और यहाँ पे भी मिन है। तो हमारे नंबर ऑफ इंटरचेंज कितने रिक्वायर्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल नंबर ऑफ इंटरचेंज रिक्वायर्ड है इसमें 8। तो एनएटी टाइप क्वेश्चन था, करेक्ट आंसर है इसका 8। तो जिन स्टूडेंट का आंसर आया है 8 करेक्ट आंसर आया है तो उनका आंसर एकदम सही। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप आपको सवाल को सॉल्व करते चले जाना है तो आपका आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हड़बड़ाहट में करोगे तो हमेशा क्वेश्चन जरूर गलत करके आओगे। अब हमारा सिंपल अगला क्वेश्चन है डीबीएमएस। इसमें हमको स्कीमा दी है आर, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी एंड ई। अब बोला है विद द फंक्शन डिपेंडेंसी, फंक्शन डिपेंडेंसी हमको दी गई है ए टेंड्स टू बी सी, बी सी टेंड्स टू डी ई, बी टेंड्स टू सी। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर of tables required to decompose the relation into BCNF। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, रिलेशन दिया गया है, इसमें फंक्शन डिपेंडेंसी बोला है। अब बोला है मिनिमम नंबर ऑफ टेबल रिक्वायर्ड है, इसको अगर हम डिकम्पोज करें BCNF बनाने के लिए हमको कितनी मिनिमम ऑफ टेबल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एक बार आप सॉल्व कर देना, इसको सॉल्व करते हैं। आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा, करेक्ट सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो सबसे पहले BCNF की प्रॉपर्टी हमको पता है कि भैया BCNF क्या होती है। BCNF में हमारी प्रॉपर्टी होती है कि हमारे जो लेफ्ट एलिमेंट हैं वो हमेशा की एलिमेंट होना चाहिए, कैंडिडेट की एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखो कैंडिडेट की या की एलिमेंट आप बोलो, क्योंकि सुपर की भी होगा तो हमारा वैलिड होगा, तो की एलिमेंट हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहले चेक करो इस रिलेशनशिप को कवर करने के लिए। अब ए पे हम एक ही क्लोजर निकालते हैं, एक अगर हम क्लोजर निकाले तो हमको मिला ए से मिला बी एंड सी, BC से मिला हमको D एंड E। तो ए हमारा पूरे हमने रिलेशन को कवर कर लिया, तो ए हमारा कैंडिडेट की है, की पार्ट है। अब BC पे चेक करेंगे, BC हमारा क्लोजर है क्या, तो B और C मिला, B और C से हमको मिला D एंड E। और अब यहाँ पे गड़बड़ ये हो गई कि अब देखो यहाँ पे हमको ये पास समझ में आया कि BC हमारा, अब ए पार्ट तो हमको मिल ही नहीं रहा, तो ये हमारा इसका क्लोजर। अब B का क्लोजर निकालो ओनली, तो B का क्लोजर निकालोगे तो B से हमको C मिला, B से हमको C मिल रहा है और BC से मिल रहा है हमको D। अब यहाँ पे देखो बोला है डी कितने BCNF बनाने के लिए हमको कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। बट देखो ये वाला पार्ट को हटा दो, इन दोनों को देखो, इन दोनों में ये देखो यार कि देखो BC से भी हमको इतने ही एलिमेंट मिल रहे हैं और B से भी हमको इतने ही एलिमेंट मिल रहे हैं। तो अगर इन दोनों को हम कंपोज कर लें तो हमको देखो सेम ही तो है, BC से भी हमको BCD मिल रहा है और BC से भी तो हमको इतना ही मिल रहा है। तो ये दोनों तो ऑलरेडी मर्ज है, तो मतलब अगर हम एक ही स्टेट लिखें इनको, ये B वाला रब कर दें तो हमारा यहाँ से सेम ही आ रहा है, तो हम इसको एक बार लिखते हैं तभी डिकम्पोज कर पाएंगे BCNF के अकॉर्डिंग। अब देखो अब BCNF बनाने के लिए बोला है टेबल की रिक्वायरमेंट, तो अब एक टेबल हमारी बन गई एक ही, जिससे हमको इतने एलिमेंट प्राप्त हुए और BC से हमारे BC एंड DE मिल रहा है हमको। तो अब देखो अगर एक ही से अगर BC भी हमारा क्लोजर एलिमेंट कैंडिडेट की होता तो एक ही टेबल रिक्वायरमेंट होती और टेबल रिक्वायरमेंट होती A, BC एंड DE। ठीक है, अब अगर यहाँ पे गड़बड़ ये है कि हमको ए से तो हमको इतना मिल रहा है बट यहाँ से तो हमको पूरा ही मिल रहा है। तो अब हमारा पहला टेबल है तो पहली टेबल बनी A, B। ठीक है, और दूसरी हमारी टेबल बनी क्या B, C एंड D एंड E। इसको हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, A से B और A से C, इसको हम ऐसे भी चेंज करके लिख सकते हैं।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इसमें देखो सिर्फ हमको ये देखना है कि डिकम्पोज करने के बाद कितनी टेबल की रिक्वायरमेंट हो रही है। तो अब हमको यहाँ से ही पता चला कि 2 टेबल से भैया हमारा काम होने वाला है। एक तो हमको ए से सी मिला, बी को हम रिपीट नहीं करने की वजह से यहाँ पे लिखे, यहाँ पे अगर ए कॉमा बी कंफ्यूज मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी भी लिख रहा हो तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। टेबल तो 2 की ही रिक्वायरमेंट होगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 2, क्योंकि 2 टेबल से ही हमारे पूरा रिलेशन को हम कवर कर पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए नहीं मिला तभी हमने, अगर यहाँ पे ए मिल जाता तो हम एक ही टेबल को बना पाते, फिर हम उसी टेबल के अंदर लिख देते ए बी सी डी ई। एक ही टेबल से हम पूरे बी सी एन एफ को कंपोज कर पा रहे हैं, डिकम्पोज कर पा रहे हैं। अब अगर बी सी हमने अलग इसलिए क्योंकि बी सी हमारा क्लोजर नहीं है, उसमें ए मिसिंग है, तो बी सी की हमने अलग टेबल बना ली। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए। इस तरह के क्वेश्चन आ रहा है तो बस सबसे पहले क्लोजर निकालना है, देख लेना कि सेम कौन है, तो सेम वाले को एक साथ मर्ज कर दिया करो, और जो डिफरेंट है उनकी अलग टेबल। तभी हमने ए से बी सी जा रहा तो इसकी अलग टेबल बनाई, और बी सी से जो जा रहा है डी उसकी अलग टेबल बनाई, क्योंकि वो दोनों का रिजल्ट डिफरेंट आ रहा था। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। इसमें हमको एक बोला गया इफ 2, 0, -1 ट्रांसपोज इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसमें मैट्रिक्स हमको क्या दी गई, ए टेंस टू ए -1 0 -1 2। क्वेश्चन आप ध्यान से नोट डाउन करिएगा, क्वेश्चन लिखने में कई बार मिस्टेक हो जाती है। अब बोला है देन द आइगन वैल्यू इज, आइगन वैल्यू बतानी, आइगन वैल्यू इज। ठीक है, ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है हमारा 2, ऑप्शन सी है हमारा 3, ऑप्शन 4 है हमारा नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, देन इसके बाद हम इसका सलूशन देखते हैं। तो आई होप मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को हमको पहले सॉल्व कैसे करना है। इसमें बोला हमको एक ट्रांसपोज में एक आइगन वेक्टर दे दिया गया है और एक मैट्रिक्स दे दिया। अब इससे हमसे बोला है कि भैया आइगन वैल्यू बता दो। तो एक मैंने फार्मूला आप लोगों को बताया था कि ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स होता है, और यहाँ पे हमारा लेमडा क्या होता है, हमारा आइगन वैल्यू होती है। तो अगर ये प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई कर रही तो हमको जो लेमडा वाला हमारा पार्ट होगा, कॉमन पार्ट, वो हमारा आइगन वैल्यू होगी जो हमसे क्वेश्चन में पूछा। तो चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये हमको ए मैट्रिक्स है, एक्स हमको जो आइगन वेक्टर दिया गया है वो दिया गया है। अब देखो इसमें ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज को हम, ट्रांसपोज का मतलब इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ट्रांसपोज में क्या, रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो पे। अब यहाँ पे रो पे दिया तो हम इसको कॉलम के फॉर्म में बना लेंगे। अब इसका रिजल्ट ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, इस तरह ये पार्ट का आंसर इस पार्ट के बराबर आना चाहिए। ठीक है, आप चेक करो, इसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए। कॉमन ले ले, जो हमारा कॉमन पार्ट आएगा वही हमारी आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई किए 4 आया। अब यहाँ पे तो 0 ही आया, माइनस का 0 मैं लिख ही नहीं रहा, यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे 4 ही आया। आगे चलो, अब -1 पे किए तो -2 आया, 0 पे 0, यहाँ माइनस माइनस हो गया प्लस। आगे चलते हैं, 0 पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे आया -2। तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आया, 4 -1 और -2। अब देखो क्या यहाँ से हम कुछ कॉमन पार्ट निकाल सकते हैं क्या, तो भैया यहाँ से हमको पता चला कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो लेमडा की वैल्यू 1 कॉमन ले सकते हैं। मगर अब देखो क्या है, ये ए एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स आना चाहिए, आया है क्या, अगर कॉमन हम 1 ले रहे हैं
तो हमारा रिजल्ट इसके इक्वल आना चाहिए था, इसके जो ये है हमारे इसके इक्वल, तभी हमारी ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती। बट यहाँ पे देखो इसके इक्वल तो आ ही नहीं रहा है, तो हमारी इसमें पहले ही हमारा ये कि हमारा जो आइगन वेक्टर है यही गलत है हमारा। तो इसमें देखो ऑप्शन पहला नहीं हो सकता, दो अगर यहाँ पे वन कॉमन लेने पर ये आ जाता सेम टू सेम, तो हम यहाँ पे हमारा लेमडा की वैल्यू हो जाती 1 और आइगन वैल्यू हमारी क्या होती 1 होती। बट यहाँ पे देखो कॉमन लेने पे ये ए एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू लेमडा एक्स हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बोला है नॉट एन आइगन वेक्टर ऑफ ए, मतलब जो ये हमारा आइगन वेक्टर दिया गया है क्वेश्चन में इस मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग करेक्ट नहीं है, जिससे हमारी आइगन वैल्यू इक्वल आ पाए। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर ऑप्शन में इस तरह ना बोला गया होता और नन भी दिया गया होता तो आप हड़बड़ाहट में ये मत सोचना कि कॉमन नहीं आ रहा, तो वन कॉमन तो आएगा, तो तभी इसमें कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन ए पे ही 1 दिया गया है। तो आप अगर देखो और आपको तुरंत हिट करे कि हाँ कुछ कॉमन है तो 1 आ रहा, तो 1 आइगन वैल्यू गए। बट यार 1 भी कॉमन लेने पे हमारा ए एक्स और लेमडा एक्स इक्वल लेमडा एक्स की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही, तो इसका मतलब ये हमारे जो आइगन वेक्टर क्वेश्चन में दिए गए हैं वो ही करेक्ट नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक हमको ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई है। अब इसमें बोला है x प्लस 3y माइनस म्यू जेड इज इक्वल टू लेमडा। अब यहाँ पे बोला है 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8। एक हमको दिया x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 12। अब बोला क्या है, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन इफ। अब ऑप्शन है इसमें, ए ऑप्शन है म्यू की वैल्यू -4, लेमडा नॉट इक्वल टू 12। ऑप्शन बी है हमारा म्यू की वैल्यू 4 और लेमडा की वैल्यू 10। ऑप्शन सी है हमारा म्यू की वैल्यू 2 और लेमडा नॉट इक्वल टू 12। ऑप्शन डी है हमारा म्यू नॉट इक्वल 4। एक बार आप क्वेश्चन सॉल्व करो, कंडीशन बोला है नो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल इसमें होनी चाहिए, तो एक बार क्वेश्चन सॉल्व करो देन इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो आई होप आप में से मोस्टली स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहले तो हम इसकी पहले प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले इसके मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो अब मैट्रिक्स इसमें क्या मानो, ए मैट्रिक्स हमने मानी, तो ए मैट्रिक्स में आया 1 3 म्यू माइनस का और डॉट के बाद लेमडा। यहाँ पे आ रहा 2, यहाँ पे आ रहा 1, यहाँ पे आ रहा 1 डॉट के बाद 8। अब यहाँ पे आ रहा 1, यहाँ पे आ रहा 3, यहाँ पे आ रहा 4 डॉट के बाद 12। ठीक है, ये आया हमारा ये पार्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, इसके हम भैया रैंक निकालेंगे, रैंक से ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इसको पहले मिनिमाइज करते हैं। अब देखो यहाँ पे मिनिमाइज कैसे करें कि क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। अब देखो सबसे पहले हमको जीरोस बनाने पड़ेंगे कि हम जीरो कैसे बनाएं। तो अब हम क्या करें, हम देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो कुछ हमारा पहले तो आएगा वैल्यू। तो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्वाइप कर लेते हैं। इसमें हम क्या करें, R1 को इंटरचेंज कर रहे हैं R2 से। अगर हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2 1 1 डॉट 8, यहाँ पे आया 1 3 माइनस म्यू इज इक्वल, ये आ गया डॉट 1 3 एंड 4 और 12। ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है म्यू लेमडा, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे आया ये। अब इसको मिनिमाइज करते हैं। तो मिनिमाइज करने के लिए भैया अब यहाँ से ही हमको समझ में आ रहा है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो आप। तो क्या कर रहे हैं, R2 को R2 में R3 में करते हैं, R3 में कर रहे हैं, R3 माइनस R2 करते हैं। तो देखते हैं रिजल्ट क्या आएगा। तो R1 में कोई चेंजेस नहीं है, तो एज इट इज
यहाँ पे आओ तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो ये भी एज इट इज ऑफ लेमडा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आया ये 0, 3 पे 3 0, और यहाँ पे आया 4 और माइनस माइनस प्लस म्यू। अब यहाँ पे आया क्या 12 माइनस लेमडा। अब देखो इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है, उससे पहले क्योंकि हमको अगर जिनको प्रॉपर्टी नहीं पता वो प्रॉपर्टी देख लो। अब आप बोलोगे भैया इतना ही में आंसर आप कैसे बता दोगे, तो इतने में ही हमारा काम हो जाएगा। तो पूरा कई टीचर हैं तो आगे सॉल्व कराते, बट इसकी नीड ही नहीं हमको, इतने में ही हमारा काम हो रहा है, आगे हमको सॉल्व करने की जरूरत क्या है। अब क्वेश्चन बोला है नो सोल्यूशन, तो नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, हमको पता है भैया कि रैंक ए पर नॉट इक्वल हुआ अगर रैंक ए बाई बी के, तो हमारी नो सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है। अब अगर रैंक ए होता है इक्वल रैंक ए बाई बी के, और इक्वल होता है नंबर ऑफ अननोन्स। नंबर ऑफ अननोन्स क्या है, एक्स वाई जेड, ठीक है। अब रैंक ए, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी रैंक ए बाई बी के इक्वल हो और लेस देन हो नंबर ऑफ अननोन्स, ठीक है। तो अब ये हमारी तीनों किसकी प्रॉपर्टी, ये नो सोल्यूशन की, ये हमारी यूनिक की है और ये हमारी इनफाइनाइट की है, ठीक है। अब बट हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, नो सोल्यूशन पे आओ। अब नो सोल्यूशन में हमको क्या इक्वल कराना है, आर ए और आर बी पार्ट को नॉट इक्वल कराना है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे अगर हम 4 प्लस म्यू है इज इक्वल टू 0 और म्यू की वैल्यू निकालें तो -4 आएगी। अगर यहाँ पे हम म्यू की वैल्यू -4 रख दें तो अब उसके बाद अब ये 12 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, तो लेमडा इज इक्वल टू क्या आएगा 12। अगर हम यहाँ पे म्यू की जगह पे -4 और लेमडा की जगह पे 12 रख दें तो हमारी रैंक क्या आएगी, हमारी रैंक आ जाएगी भैया, यहाँ पे आ जाएगी रैंक, इसकी आ जाएगी 2 और इसकी भी आ जाएगी रैंक ए बाई बी पार्ट की भी रैंक आ जाएगी 2। बट दोनों तो इक्वल, अब आप तो बोल रहे नो सोल्यूशन इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो हमको क्या ध्यान देना है, हमको यहाँ पे या तो म्यू की वैल्यू इक्वल आ जाए -4 के, या लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू हो 12, तभी हमारी रैंक अगर यहाँ पे 2 आई और यहाँ पे 3 आ जाएगी। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल टू 12 रख रहे हैं तो रैंक 3 आएगी, तो हमारा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब इसकी एक कंडीशन, पहले तो ऑप्शन चेक कर लो, म्यू की वैल्यू -4 और लेमडा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 12, तो ये कंडीशन सही। अब इसमें देखो अगर थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको और बना सकते थे, यहाँ पे एक ऑप्शन ये पुट कर सकते थे इसमें कि म्यू की वैल्यू, इसका एक आंसर एमएसक्यू अगर बनाते हैं इस क्वेश्चन को तो कैसे बनाते हैं, म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू -4 और लेमडा की वैल्यू 12, क्योंकि एक कंडीशन ये भी तो हो सकती है ना। अब इसमें मैंने ये तो स्पेसिफिक बोला नहीं है, इसमें दोनों पार्ट इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से क्या पता, अगर हम म्यू की वैल्यू नॉट इक्वल टू -4 रखते तो यहाँ पे रैंक क्या आ जाएगी 3, ठीक है। अब यहाँ पे अगर रखते तो यहाँ पे आ जाएगी, तो इससे भी तो हमारी कंडीशन सॉल्व हो सकती थी, तो इस क्वेश्चन के 2 आंसर हो जाते। तो ये अगर एमएसक्यू क्वेश्चन पूछता है तो इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। तो आप ध्यान से अच्छे से प्रॉपर्टी अपने को अप्लाई करिएगा क्वेश्चन में और समझिएगा, तो इससे एमएसक्यू भी बन सकता। अगर इसमें पूछ लेता है यूनिक की बताओ तो हमको इक्वल करना पड़ता, ठीक है। तो यूनिक में क्योंकि एक होता है आंसर, और नॉट इक्वल टू करते दोनों पे कि हमारा रैंक 3 है, तभी नंबर ऑफ अननोन्स ऑलवेज 3 ही होते हैं एक्स वाई जेड, तो इक्वल आते तो हम नंबर ऑफ यूनिक सोल्यूशन हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ऐसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करा करिए, तो थोड़ा सा ध्यान रखा करिए कि अच्छे से एक बार चेक कर लिया करो कि क्वेश्चन में मल्टीपल बोला तो जाता है एमएसक्यू, तो अगर एमएसक्यू क्वेश्चन आता है तो इसके ऐसे आपका क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब आज के सेशन में हमारे जो क्वेश्चन हमको कराने थे वो मैंने ऑलरेडी आपको करा दिए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, किससे, एल्गोरिथम सब्जेक्ट के, एक सब्जेक्ट से एल्गोरिथम के हम डिजिक्स्ट्रा का एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आप इसको एक बार घर से सॉल्व करना और उसके बाद मुझे बताना कि इसको क्वेश्चन को का आंसर कितना है। अब इसमें एक देखो ट्री बनानी है, पहले मैं ट्री आपको बना दे रहा हूँ, ए बी सी ई और यहाँ से है एफ और यहाँ पे है डी, ठीक है। अब ए से बी पे 4, एक डी से बी पे जा रहा है 9, यहाँ से ई पे एफ पे गए 4, यहाँ पे इस पे आए 5, ठीक है।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स ही है, बट आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करे हुए हैं। अब यहाँ से ये आया सी, यहाँ पे ये मिला हमको 90। अब ए पे और भी आ रहे हैं, ए से यहाँ से ई पे आया तो यहाँ की इसकी वैल्यू है 6। अब ये ए से डी पे भी जा रहा है तो इसकी वैल्यू है यहाँ पे 6, ठीक है। अब डी पे ई से भी आ रहा है तो इसकी वैल्यू है 3, और एक बी से एफ पे जा रहे हैं जिसकी वैल्यू है 80, ठीक है। और एक डी से हमारा इस पे आ रहा है सी पे, थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबी एज हो गई है सी पे, तो यहाँ से ये आ रहा है, इस पे मिलेगा आपको 12 पे, ठीक है। और एक सी से एफ पे जा रहा है तो यहाँ पे ये बोल रहा है 10 पे, ठीक है। 4 5, अब ये ऑलरेडी हो गया शायद, ठीक। सी पे हमारी 1 2 3 4, ई पे बी से पे जाए, तो ये हमारी एक ट्री बन के तैयार हुई। अब इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसका हमको शॉर्टेस्ट पाथ बताओ। पहले तो ये बताओ शॉर्टेस्ट पाथ कितना आएगा इस ट्री का, और सेकेंड पार्ट बताना है, इसको कंसीडर करना है ए से, और ये बताना बी पार्ट में कि F2 ए का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, एफ से ए पे जाने का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। और इसको मान लेना बी, और दोनों को ए प्लस बी की वैल्यू बताना कितनी आएगी। पहले तो पूरे ट्री का शॉर्टेस्ट पाथ बताना है, और एक शॉर्टेस्ट पाथ बनाना है कि F2 ए पे जाने पे, अगर F से हम ए पे जा रहे हैं तो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या आएगा। आप इन दोनों क्वेश्चन इसको सॉल्व करिएगा और आंसर मुझे कमेंट बताइएगा। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लो पहले। सॉरी, यहाँ पे भी ट्री हुई है, इसको भी आप बना लीजिएगा। यहाँ पे है 50, तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिजिट्स तरह, तो इसको आप इसकी प्रॉपर्टी को अप्लाई करना और पूरे ग्राफ का मिनिमम बताना, और उसके बाद एफ से ए पे एफ नोट से ए पे नोट जाने पे मिनिमम पाथ वो बताना। दोनों को ऐड करके जो आंसर है उसे आप कमेंट पे मुझे बताना। आई होप आज के सेशन में आपने कुछ नया सीखा होगा, आपको कुछ नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे, नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे, और कुछ ट्रिक भी हमने देखी है इसमें कि हम क्वेश्चन को जल्दी कैसे सॉल्व करें। पुराने अप्रोच पे मत जाओ कि देखो जो अप्रोच चला आ रहा है उसी पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं, नहीं। देखो कुछ थोड़ा सा न्यू अप्रोच सीखा करो जिससे हमारा टाइम सेव हो पाए, क्योंकि गेट में एक ही टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अब तो धीरे धीरे उसका लेवल हाई होता जा रहा है, और पहले से थोड़े से इजी क्वेश्चन आते थे, अब तो और डिफिकल्ट आते हैं, और क्वेश्चन में फंसाने वाले क्वेश्चन आते हैं। अब तो MSQ भी क्वेश्चन बनने लगे, तो आपको ज़्यादा टाइम और चाहिए होता है, क्योंकि हम पहले तो ये था कि एक ऑप्शन टिक किया और आगे बढ़ गए। अब तो चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं, NIT में तो ऑप्शन ही नहीं है। तो अब देखो, अब उसमें दिक्कत यह है कि हमारा क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और हमारा टाइम भी काफ़ी लगता है। तो अब आप ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन आए, जो अभी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हो, टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस कर रहे हो, इस तरह सेशन में जो प्रैक्टिस कर रहे हो, गेट के PY को सॉल्व करो, तो उन क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, और एक बार थोड़ा सा दिमाग ये लगा करो कि इनसे और क्या क्वेश्चन गेट फ्रेम कर सकता है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट तो वही रहेंगे बट क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार न्यू कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ रहा है, जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हुए हैं वही उन्हीं कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आएगा। और देखो कितने सारे क्वेश्चन, अब गेट में बोलते हैं कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, तो वो बात सच है, गेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछते रहते हैं। तो आपको बस ये करना है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो, तो एक बार ये देखा करो कि इससे और किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, और कुछ इसमें नया क्या सोच सकते हैं। तो इस तरह से आप सोचोगे तो आपकी थिंकिंग भी डेवलप होगी और आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से
पॉलिश्ड होते चले जाएंगे और आप सीखते चले जाओगे, और क्वेश्चन कोई नए टाइप का आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। और क्वेश्चन को, और मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को आप जितना टाइम क्वेश्चन पढ़ने में दोगे आपको सोल्यूशन निकालने में उतना ही कम टाइम लगेगा। अगर आप क्वेश्चन अच्छे से रीड नहीं करोगे तो आपको सॉल्यूशन निकालने में दिक्कत होगी और आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाएगा। कई बार हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन लेंदी, अब आंसर हमको पता हो तो फटाफट हम निकालना शुरू करते तो पता चला कि हमको तो बीच ही वाली स्टेट पूछा था। अब जैसे नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन में अब पता चला रैंक ही निकालना है, मिनिमम रैंक, भैया मिनिमम बता करेंगे, तो हमारा जहाँ तक काम हो रहा है हमको वहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व करना है, आगे सॉल्व करने की क्या जरूरत है, वहाँ कोई सोल्यूशन तो देखना ही रहे ना। तो वहाँ तो हमारा ये देख रहा है कि हमारा आंसर, करेक्ट आंसर हमने टिक किया है कि नहीं। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के लेक्चर आपको कैसा लगा होगा आप कमेंट पे बताइएगा। अच्छा लगा हो तो एक हार्ट बना दीजिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके पूछना कि कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ अच्छी ट्रिक्स के साथ, जिनमें आपको आज क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा और टाइम को आप सेव कर पाओगे। और इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताना कमेंट में क्या आया है। थैंक यू सो मच।